Welcome all my dear students to the new session and new chapter of chemistry. Today we are going to start the chapter number 9, coordination compound. चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करता है. नाम से ही थोड़ा बहुत आइडिया आपको यहाँ से मिलेगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होंगे. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मीन्स उसमें कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है. देखिए, अब तक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को कुछ ऐसे दिखाया जाता था. हमने 11th में भी देखा था कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो. कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है वो तो पता है आपको, 11th में देखा था. जनरली नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड में किसी एक एटम के एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के एक इलेक्ट्रॉन से नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है. बट इन कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कोई एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. बॉन्ड इज कोवैलेंट बिकॉज ओवरलैपिंग इज देयर. बॉन्ड इज नॉट आयोनिक, overlapping is there, so bond is covalent, but only one atom is donating both electron. Here X is donating both electron, so arrow का head Y की ओर रहेगा. बट मॉडर्न केमिस्ट्री में एरो से कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को नहीं दिखाते हैं. इन मॉडर्न केमिस्ट्री कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड इज ट्रीटेड एज ए नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड. सिर्फ ये कर देते हैं कि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इसे प्लस बोल दो, इसने गेन किए तो माइनस. ओवरऑल तो चार्ज न्यूट्रल ही होने वाला है. सो इन मॉडर्न केमिस्ट्री कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड और दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है. बोथ आर सेम टाइप ऑफ बॉन्ड. नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द कोऑर्डिनेट कंपाउंड मीन्स ऐसे कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होगा. ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर नंबर 8 के जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उसमें थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एटॉमिक नंबर 21 से एटॉमिक नंबर 30 वाले एलिमेंट आपको कंपलसरी याद होने चाहिए. एटॉमिक नंबर 31 से एटॉमिक नंबर 21 से एटॉमिक नंबर 30, इतने एलिमेंट्स के नाम, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट इज़ कंपलसरी टू रिमेंबर. अदरवाइज ये चैप्टर में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. इट इज़ टोटली बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन. तो मेरे तो आपको वो भी एडवाइस है कि आप 11th का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लें, बिकॉज चैप्टर इज टोटली बेस्ड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन ऑल्सो. नाउ इसमें आपको क्या करना है, 21, 22, 23 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर से एलिमेंट याद रखने हैं. 21 वाला स्कैंडियम, दैन टिटानियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. कोई शॉर्टकट आप कैसे भी ढूंढ ले, आपको कैसे इसका शॉर्टकट मिल जाएगा, तो वो शॉर्टकट में भी आप शॉर्ट की या जो भी है उसके फॉर्म में आप उसे याद रख सकते हैं. बट याद रखना कंपलसरी है. यू नो स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, तो आर्गन तक तो हम इसे लिख सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन तो आर्गन के पास होते हैं. 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. 21 की मैं बात कर रहा हूँ. 3p के बाद डायरेक्ट 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, देन 3d में जाएगा. तो यहाँ तक तो हमारा एक इनर्ट गैस है आर्गन. सो हमने हर जगह आर्गन लिख दिया. देखो पहले कंपलसरी. अब 21 से 30 तक लिखने के लिए पहले आर्गन लिख देना है. ये आर्गन है 18 वाला. अब आएगा 4s2 3d1. देखो 4s2 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s2 3d4 होना चाहिए था, बट एक्सेप्शन याद है ना, क्रोमियम हाफ फील्ड होने के लिए. 4s2 3d5 मैंगनीज, 4s2 3d6,
4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s2 3d9 होना चाहिए था, बट अनदर एक्सेप्शन कॉपर 4s2 3d10। इतनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद रखनी है और लिखनी है, तो अभी से ही नोट कर दीजिए एटॉमिक नंबर 21 से 30 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है। चलो स्क्रीनशॉट लेके लिख दो, फिर एक नोट नीचे लिखो कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करने हो गए, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी लॉस्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर टू डोनेट, देन दे आर रिमूव्ड फ्रॉम 4s फर्स्ट। पहले 4s में से निकालने हैं, फिर 3d में से, क्योंकि 4s मतलब 4 नंबर की न्यूक्लियस से दूर होगी। इलेक्ट्रॉन पहले 4s में गया, बाद में 3d में, तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि 3d में से निकालो, इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से निकालना है, 4s, क्योंकि ऑर्बिट का ऑर्डर तो यही होता है, पहले 1s होगी न्यूक्लियस के बाद, देन 2s आएगी 2p, देन 3s 3p 3d, देन 4s 4p। तो इलेक्ट्रॉन पहले 1s में गया, देन 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में गया, 4s के बाद में 3d में, बट जब रिमूव करना होगा तब लास्ट से ही होगा ना, 4s से। सो इलेक्ट्रॉन जब जब रिमूव करना होगा कंपलसरी 4s में से, ये बात ध्यान में रखना। बार बार एक ही बात फिर रिपीट करना, हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करना होगा तब 4s ऑर्बिट में से करना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट चैप्टर में हमें सॉल्ट का स्टडी करना है, तो हम देखते हैं कि सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं। लिखो, टाइटल दो, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। नंबर 1 सिंपल सॉल्ट। अच्छा, ये तो आपको पता है ना कि सॉल्ट कैसे बनता है। सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड, जनरली सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन होने से क्या बनता है, सॉल्ट। इसमें फर्स्ट है सिंपल सॉल्ट। तो सिंपल सॉल्ट कैसे बनता है, लिखो डेफिनेशन। सिंपल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 एसिड एंड 1 बेस ओनली। देखो, 1 एसिड और 1 बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बना, ओनली 1 एसिड एंड 1 बेस। एग्जाम्पल NaCl, NaCl एक एसिड और एक बेस से बना है, HCl एंड NaOH। Na2SO4 भी 1 एसिड एंड 1 बेस से बना है। CaCl2 भी 1 एसिड एंड 1 बेस से बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, ये भी 1 एसिड और 1 बेस से बना है, HNO3 और NaOH। सो दे ऑल आर सिंपल सॉल्ट्स। सिंपल सॉल्ट्स मीन्स दी सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 एसिड एंड 1 बेस। इसकी हमें इस चैप्टर में बात नहीं करनी है, सिर्फ डेफिनेशन। नेक्स्ट डबल सॉल्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी भी इस चैप्टर में बस यही पे जो बात करनी है वो कर लेंगे, बाद में इसकी भी बात नहीं करेंगे। डबल सॉल्ट मतलब 2 सिंपल सॉल्ट कंबाइन होके बनते हैं। लिखो, दी सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more independent salt. The salts which are formed by combination of 2 or more independent salt by maintaining their original property, by maintaining their original identity, are called double salt। उसे हम डबल सॉल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हेन दे आर डिजोल्व इन वाटर। देखिए, ये डबल सॉल्ट कैसे बनते हैं, तो 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सॉल्ट कंबाइन होकर डबल सॉल्ट बनता है। डबल सॉल्ट मतलब 1 से ज़्यादा सॉल्ट, और इसे जब आप डिजोल्व करेंगे वाटर में, तब वो 100% डिसोशिएट हो जाएंगे, जितने भी आयन है वो। देखते मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी डेफिनेशन तो लिख दिया आपने। देखिए, इसमें क्या है, एक सॉल्ट था KCl और दूसरा था MgCl2। ये दोनों कंबाइन होकर एक डबल सॉल्ट बनाए। ये KCl प्लस डॉट MgCl2, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। इट इज़ कॉल्ड कार्नेलाइट। ये डबल सॉल्ट है क्योंकि 1 से ज़्यादा सॉल्ट कंबाइन होकर बना है।
बट डबल सॉल्ट कब बोलेंगे, जब इसे आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे सब कुछ अलग हो जाएगा। मतलब व्हेन वी डिज़ोल्व इट इन वाटर देन इसमें से K प्लस अलग होगा, Cl माइनस अलग होगा, Mg+2 अलग होगा, Cl माइनस अलग होगा। जितने भी आयंस हो गए सिंपल आयन, व्हेन दे आर डिज़ोल्व्ड इन वाटर देन दे डिसोशिएट इनटू सिंपल आयन, इसे डबल सॉल्ट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट 1, 2 एंड 3 नाम से ही याद रखने हैं। कार्नेलाइट इज डबल सॉल्ट। मोर सॉल्ट ब्रैकेट में लिखना फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट ये आपके 12th में प्रैक्टिकल में आएगा, इसलिए इसे भी याद रखना है। ये भी दो सॉल्ट में से बना है, FeSO4 एंड NH4 ट्वाइस SO4। देखिए ये दो सॉल्ट थे, दोनों कंबाइन होकर एक सॉल्ट बन गया FeSO4.NH4 ट्वाइस SO4.6H2O। इसे जब आप वाटर में डिसोल्व करेंगे तब सब कुछ अलग हो जाएगा। Fe+2 SO4-2 NH4+1 SO4-2 सब आयंस अलग हो गए। देन थर्ड डबल सॉल्ट इज पोटाश एलम। पोटाश एलम ये दो सॉल्ट में से कंबाइन होकर बना है। इसे भी जब आप वाटर में डिसोल्व करेंगे देन इट विल गेट डिसोशिएट इनटू ऑल द सिंपल आयन। इसमें जितने भी आयंस है वो सब अलग हो जाएंगे। सो दे आर कॉल्ड डबल सॉल्ट। कंबाइन होके बने हैं फिर भी अलग हो जाएंगे व्हेन वी डिसोल्व देम इन वाटर। क्लियर, ये लिख दिया हमने, बस इतना सा याद रखना है। इस चैप्टर में हमें डबल सॉल्ट का भी स्टडी नहीं करना है, बट हमें स्टडी करना है ये पूरा चैप्टर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बेस पे है, ये जो पूरा चैप्टर है। अब थर्ड टाइप के सॉल्ट जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चैप्टर पूरा इसी के बेस पे है, बट इसे समझने के लिए आगे के दो सॉल्ट हमें समझने जरूरी थे, इसलिए वो दोनों की डेफिनेशन हमने देख ली। व्हाट आर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स? देखिए, द सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, लिखो, द सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट सॉल्ट by losing their original property, by losing their original property। देखिए ये भी दो सॉल्ट कंबाइन होके बने थे और ये भी दो सॉल्ट कंबाइन होके ही बने हैं। इट इज मेड अप ऑफ KCN एंड FeCN ट्वाइस। ये दोनों कंबाइन होके एक सॉल्ट बना है। ये भी ऐसे ही बना है, दो कंपाउंड कंबाइन होके एक कंपाउंड बना है, बट अब ये अलग नहीं होगा व्हेन वी डिसोल्व देम इन वाटर। एग्जाम्पल लिखो, ये दोनों एग्जाम्पल, दे आर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अच्छा, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या फ़र्क है? डबल सॉल्ट को अलग करते थे तो हर कोई अलग हो जाता था, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में ये नहीं होता है। लिखो, व्हेन वी डिसोल्व द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इनटू वाटर, when we dissolve the complex salt into water, they do not dissociate completely in simple ion. They do not dissociate completely into simple ions. Means all the ions are not separated. Example, when we dissolve the K4 FeCN6 इन वाटर, तो सिर्फ अलग क्या होगा? देन लिखो, देन व्हेन वी डिसोल्व K4 FeCN6 इन वाटर देन वी विल ऑब्टेन K प्लस एंड FeCN6-4। मतलब ये दो अलग हुए बट Fe और Cn अलग नहीं हुए, सबको अलग होना था। यदि हर एक आयन सेपरेट हो जाता देन वी कॉल इट डबल सॉल्ट, बट सब अलग नहीं हुए देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। लिखो, देन K plus and FeCN6-4 are separated. Here each ions are not separated, so it is called complex salt. Clear? Salt या तो कंपाउंड
प्लस कंपाउंड अलग कंबाइन होके दो टाइप के सॉल्ट बनाते हैं, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। आपको ऐसे लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का मतलब ही होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये शॉर्ट में ऐसे लिख देना, थोड़ा समझ में जल्दी आएगा। ये दोनों में फ़र्क क्या है तो इधर लिख देना, व्हेन डिसोल्ड इन वाटर दे आर डिसोसिएटेड कंप्लीटली। मतलब ईच आयंस, सॉरी ऐसे लिखना, व्हेन वी डिसोल्व देम ईच आयंस आर सेपरेटेड। एंड इसमें क्या लिखना है, व्हेन डिसोल्ड इन वाटर ईच आयंस आर नॉट सेपरेटेड। बस ये फ़र्क है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को पहचाने कैसे? तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में जब लिखा हुआ कंपाउंड आपको मिले देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। स्क्वायर ब्रैकेट वाला कोई भी कंपाउंड, डबल सॉल्ट इज नॉट रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। सी, ये 3 एग्जाम्पल खास याद रखना है। लिख दो एक नोट करके कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आर जनरली रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। उसमें स्क्वायर ब्रैकेट आपको मिलेगा। चलो टाइटल दो, वर्नर थियरी। इट इज़ इम्पोर्टेंट थियरी फॉर बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट थियरी है वर्नर थियरी। देखिए जनरली क्या होता था कि आपको पता है जनरली मेटल आयोनिक बॉन्ड बनाती है। जनरली मेटल फॉर्म्स आयोनिक बॉन्ड, नॉर्मली मेटल फॉर्म्स आयोनिक बॉन्ड। बट वर्नर साहब ने क्या किया कि कुछ कंपाउंड का स्टडी किया। मान लो आपको पता है सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड। सोडियम और क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड। MgSO4 में Mg और SO4 के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड। मीन्स नॉर्मली मेटल फॉर्म्स आयोनिक बॉन्ड। बट वर्नर साहब ने क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा के कुछ अलग अलग कंपाउंड बनाए और स्टडी किया। फिर पता चला कि कोबाल्ट तो आयोनिक बॉन्ड के अलावा कोऑर्डिनेट मतलब कोवैलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो वर्नर साहब ने ये बोला कि मेटल जो है ना वो 2 टाइप के बॉन्ड बना सकती है, आयोनिक उसे उसने बोल दिया प्राइमरी वैलेंसी, और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड उसे उन्होंने बोल दिया सेकेंडरी वैलेंसी। आज तक सबको यही लगता था कि मेटल ओनली आयोनिक बॉन्ड बना सकती है नॉर्मली, बट वर्नर साहब ने प्रूव किया कि मेटल कैन फॉर्म 2 टाइप ऑफ बॉन्ड, आयोनिक एज वेल एज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ये देखो ये मेटल है ना Fe, ये उसके और ये Cn के बीच में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट। और मेटल और इसके बीच में मतलब ये दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड है। देखो ये कॉपर का इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बट इसके साथ आयोनिक बॉन्ड है। अगेन Fe का इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड है बट यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड है। मीन्स मेटल कैन फॉर्म 2 टाइप ऑफ बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड एज वेल एज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसा वर्नर साहब ने प्रूव किया। फिर उसी के बेस पे पूरा चैप्टर चलेगा। अब लिखो, अल्फ्रेड वर्नर prepared some compound from COCl2 and NH3। ये दोनों को मिला के कुछ कंपाउंड्स बनाए and he studied their color, their conductivity, their chemical behavior. He studied their color, their conductivity, their chemical behavior by simple experimental techniques. क्लियर? उन्होंने ये दोनों को मिला के कुछ कंपाउंड्स बनाए, ये दोनों को मिला के। अब ये दोनों में से जो कंपाउंड बने वो ये कंपाउंड थे A, B and C। लिखो, he prepared the following compounds from COCl2। next statement, he prepared the following compounds from COCl2 plus NH3। कौन कौन से कंपाउंड बनाए कि CO NH36 Cl3
CONH3 5Cl.Cl2 CONH3 4Cl2Cl। इसे याद कैसे रखें? पहले तो ये दोनों को मिला के उन्होंने अलग अलग प्रोपोर्शन में, पहले थोड़ा अमोनिया ज़्यादा लिया, फिर थोड़ा कम लिया, क्लोरीन ज़्यादा लिया, ऐसे करके 4-5 कंपाउंड बनाए। देखिए फर्स्ट कंपाउंड में 3 क्लोरीन आर आउटसाइड एंड 6 अमोनिया आर इनसाइड। अब एक अमोनिया को कम करके एक क्लोरीन को अंदर एंटर करवाया तो बाहर कितने क्लोरीन रह गए? 2, एक अंदर आया और एक क्लोरीन अंदर आया। ऐसे अलग अलग कंपाउंड उन्होंने बनाए और इसका स्टडी किया। उसके कलर भी अलग अलग थे, उसकी कंडक्टिविटी भी अलग अलग थी। लिखो, ही प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग कंपाउंड, ये लिख दो, उसके कलर लिख दो सामने। बाय स्टडिंग द एबो कंपाउंड ही प्रपोज्ड दैट, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखना है, बाय स्टडिंग द अबो कंपाउंड ही प्रपोज्ड दैट द ट्रांजिशन मेटल, या तो मेटल हैज 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। मेटल हैज 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ब्रैकेट में लिख देना, इट मीन्स मेटल कैन फॉर्म 2 टाइप ऑफ बॉन्ड। इसका मतलब क्या है? 2 वैलेंसी का। मेटल कैन फॉर्म्स 2 टाइप ऑफ बॉन्ड, ionic bond and coordinate covalent bond. Metal can form 2 type of bonds, ionic bond and coordinate covalent bond. उनका कहने का मतलब ये था कि मेटल 2 टाइप के बॉन्ड बना सकती है, आयोनिक एज वेल एज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट। इसकी थियरी के मेन पॉइंट्स क्या है? तो उन्होंने बोला कि मेटल 2 टाइप के बॉन्ड बना सकती है, मतलब मेटल को 2 वैलेंसी, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये दोनों क्या होती है उसका एक्सप्लेनेशन दिया। देखो फर्स्ट पॉइंट लिखो, अब ये पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट है। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब ये जो हमने ऊपर कंपाउंड्स लिखे हैं, ये ऊपर लिखे हैं, इसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं ना, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल शोज 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी मीन्स मेटल कैन फॉर्म 2 टाइप ऑफ बॉन्ड्स, लिख दो। फर्स्ट पॉइंट लिखा। अब वो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है उसकी बात करते हैं। मैंने क्या बोला? मेटल 2 टाइप के बॉन्ड बना सकती है, एक तो आयोनिक, एक कोऑर्डिनेट। मेटल कैन फॉर्म 2 टाइप ऑफ बॉन्ड, आयोनिक को उन्होंने प्राइमरी बोला, कोड बोला, तो वो प्राइमरी वैलेंसी का एक्सप्लेनेशन देते हैं। प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है? देखो वो क्या बोल रहे, प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। मेटल है MgCl2, इसमें मेटल ने कौन सा बॉन्ड बनाया है? आयोनिक बॉन्ड, Mg+2 एंड Cl-1। आयोनिक बॉन्ड को हम कौन सी वैलेंसी बोलते हैं? प्राइमरी। तो ये प्राइमरी वैलेंसी मेटल की है, मतलब आयोनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी वो सेटिस्फाई किसने की? क्लोरीन ने, नेगेटिव आयन ने। मेटल की प्राइमरी वैलेंसी मतलब मेटल को यदि आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करना है तो सामने से कौन आएगा? नेगेटिव आयन, क्योंकि मेटल तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। प्राइमरी वैलेंसी मीन्स आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए मेटल के साथ कौन आएगा? नेगेटिव आयन, मीन्स प्राइमरी वैलेंसी इज फॉर्म्ड बाय, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। ब्रैकेट में लिखना है तो लिख दो, मीन्स आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय नेगेटिव आयन विथ मेटल। ये आपके समझने के लिए है, ब्रैकेट में आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय नेगेटिव आयन विथ मेटल आयन। अच्छा, इन प्राइमरी वैलेंसी कौन सा बॉन्ड बनता है? आयोनिक बॉन्ड। इन प्राइमरी वैलेंसी आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, मतलब प्राइमरी वैलेंसी से यदि कोई जुड़ा है, सोडियम के साथ क्लोरीन कौन से बॉन्ड से जुड़ा है? आयोनिक बॉन्ड से। आयोनिक मतलब प्राइमरी वैलेंसी से, तो उसे आप अलग कर सकते हैं, हीट करो या पानी में डाल दो तो अलग हो जाएगा। आयोनाइजेबल है, अलग हो सकता है। प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, मीन्स इट कैन बी सेपरेटेड, इट कैन बी डिसोसिएटेड। आयोनिक बॉन्ड को आप डिसोसिएट कर सकते हैं ना,
एंड लास्ट, प्राइमरी वैलेंसी को हम मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। ये खास याद रखना, इतनी बातें। पहला तो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, दूसरा प्राइमरी वैलेंसी को आयोनिक बॉन्ड बनती है, प्राइमरी वैलेंसी में आयोनिक बॉन्ड बनता है। थर्ड, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल। एंड फोर्थ, प्राइमरी वैलेंसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। कंपलसरी, मतलब इसका आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है कि मेटल की दो वैलेंसी, उसमें प्राइमरी वैलेंसी कौन सा बॉन्ड बनाती है, आयोनिक बॉन्ड। अच्छा, वो बनाने के लिए कौन सा आयन आता है, नेगेटिव आयन। वो एक बार आ गया तो अलग हो सकता है, यस, आयोनाइजेबल है, और उसे हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। देखिए इसी सीक्वेंस में प्राइमरी वैलेंसी से कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड। उसे फॉर्म करने के लिए कौन आता है, नेगेटिव आयन। एक बार आ गया तो फिर अलग हो सकता है, यस, आयोनाइजेबल है, और उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर। प्राइमरी वैलेंसी में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड। कौन बनाएगा, नेगेटिव आयन। आयोनाइजेबल है, यस, और ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। बस ये सेकंड स्टेटमेंट। सेकेंडरी वैलेंसी में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। सेकेंडरी वैलेंसी में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, वो बनाने के लिए मेटल के साथ कौन आएगा, वो आपके लिए एक वर्ड नया है, उसे हम बोलते हैं लिगेंड्स। सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स। लिगेंड्स कैसे होते हैं, तो ब्रैकेट में लिख दो, जनरली नेगेटिव और न्यूट्रल। सेकेंड स्टेटमेंट ऐसे लिखो कि सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल इज सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स। दे आर जनरली नेगेटिव और न्यूट्रल, या तो वो नेगेटिव होते हैं या तो न्यूट्रल होते हैं। इन सेकेंडरी वैलेंसी देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। और आपको तो पता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड या तो कोवैलेंट बॉन्ड, आपको इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है, मान लो मीथेन में कोवैलेंट बॉन्ड है, क्या आप इसे वाटर में डिसोल्व करेंगे तो वो अलग होगा, नहीं, इट इज़ नॉन आयोनाइजेबल। लिखो, सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल, वो अलग नहीं होगा। एंड लास्ट, सेकेंडरी वैलेंसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। प्राइमरी वैलेंसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते थे। अच्छा, सेकेंडरी वैलेंसी में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसे बनाने के लिए कौन आता है, लिगैंड, और वो क्या है, अलग हो सकता है, एक बार बन गया फिर नहीं, नॉन आयोनाइजेबल, और इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इसी सीक्वेंस में याद रख लेना। सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल है, आपको पता है कोवैलेंट बॉन्ड जहाँ बनता है, सेकेंडरी वैलेंसी में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट। तो जहाँ जहाँ कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वहाँ हाइब्रिडाइजेशन होता है, अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज होकर अलग अलग शेप मिलते हैं। इसीलिए लास्ट पॉइंट लिखा कि सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल, मीन्स इट फॉर्म्स डिफरेंट शेप। आप ऐसे लिखना, सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल मीन्स it forms different shape by different arrangement in space due to hybridization, due to hybridization। तो ये वर्नर थियरी है। वर्नर ने बोला कि मेटल को दो टाइप की वैलेंसी होती है, ऐसे याद रख लेंगे, मेटल को दो टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। अच्छा, प्राइमरी वैलेंसी से वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, जब बोर्ड में लिखेंगे तो ऐसे याद रख के जाएंगे तो भी पता चल जाएगा, आयोनिक बॉन्ड। इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसे सेटिस्फाई करने कौन आता है, नेगेटिव आयन। इसे सेटिस्फाई करने कौन आता है, लिगैंड। ये एक बार आ गया तो अलग हो सकता है, यस, मतलब ये आयोनाइजेबल है। ये नॉन आयोनाइजेबल है, मतलब अलग नहीं होगा, अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं। इसे हम मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, इसे हम मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ये डायरेक्शनल है, मतलब अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन एंड अलग अलग शेप मिलते हैं। ये नॉन डायरेक्शनल है, आयोनिक बॉन्ड में कहाँ हाइब्रिडाइजेशन होता था। क्लियर। तो एक खास याद रखना, इट वॉज द वर्नर थियरी। नेक्स्ट सेशन में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय।